कोई पॉइंट P है जो h डेप्थ, सरफेस से h डेप्थ पर यहाँ कोई पॉइंट P है। डेंसिटी जो लिक्विड की डेंसिटी है स्मॉल d हमने एज्यूम कर ली, और जिस एरिया तक के लिए हम प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं दैट विल बी A। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कॉलम हमने एज्यूम किया है जिसकी एरिया A है, इसमें हम मास ऑफ द लिक्विड को कैलकुलेट करेंगे। मास ऑफ द लिक्विड इन कॉलम। इसे हम कैलकुलेट करेंगे फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से। यहाँ हमें बेस एरिया पता है, बेस एरिया इज A एंड हाइट इज H। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A इंटू H, A इंटू H, ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। और डेंसिटी हमने D एज्यूम कर रखी है, डेंसिटी D हमने एज्यूम कर रखी है। तो A इंटू H इंटू D, ये हमें मिल गया मास ऑफ द लिक्विड। अब अगर हमें मास पता चल गया है और सपोज इस प्लेस पर, जिस प्लेस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर G हो, तो हम क्या वेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए पुट कर दीजिए। मास तो हमने पहले से निकाल रखा है, AHD, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने एज्यूम कर लिया G। सो AHDG, ये हमारा हो गया वेट। अब हमें वेट पता चल गया। एक्चुअली ये जो वेट है यही तो फोर्स है, यही तो फोर्स है जो इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। यानी कि जो थ्रस्ट है या फोर्स है, लिक्विड के केस में उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट कहेंगे। देयरफॉर थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट, एंड दिस इज इक्वल टू A इंटू H इंटू D इंटू G। यहाँ से हमने थ्रस्ट भी कैलकुलेट कर लिया। अब अगर हमें थ्रस्ट पता है और एरिया भी पता है, एरिया भी पता है, बेस एरिया हमने A पहले से एज्यूम कर रखा है, तो क्या हम प्रेशर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देयरफॉर प्रेशर P इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे। थ्रस्ट की जगह पे हमने AHDG पुट कर दिया, एंड एरिया A हमें पहले से ही पता है, तो A से यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हमने पाया क्या कि P इक्वल टू HDG। तो ये हमने लिक्विड के किसी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला निकाल लिया है, HDG। इस फार्मूले का हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ बायंसी। बायंसी क्या है कि जैसे कि आप किसी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को पार्टली या होली इमर्ज करते हैं तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, एक अपवर्ड फोर्स लगता है, ऑब्जेक्ट पर एक अपवर्ड फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम कहते हैं बायंसी। सपोज जैसे आपने बाल्टी में मग इंजर्ट किया, बाल्टी है पूरी तरह से, बकेट जो है पूरी तरह से फिल्ड है वाटर से, और जैसे ही आपने मग इंजर्ट किया, आपको मग के सरफेस पर एक ऐसा फोर्स फील होता है जो उस मग को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रस्ट कर रहा है। तो इसीलिए बायंसी को हम अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, अप थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं से अप थ्रस्ट भी कहा गया है। तो ये हो गया हमारा बायंसी या अप थ्रस्ट फोर्स। सो द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड, इसे हम डिफाइन करेंगे कि द टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड टू exert an upward force on a body
immersed partly or wholly in it is called buoyancy. It's called buoyancy. ये तो हो गई बात buoyancy की. एंड द जो भी रिजल्टेंट फोर्स बॉडी एक्सपीरियंस करेगा उसे ही हम कहेंगे बॉयंट फोर्स. सो द रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स experienced by a body when immersed in a fluid means liquid or gases, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. fluid is called buoyant force. और इस buoyant force को हम B से भी डिनोट करते हैं और कुछ बुक्स में इसे FB से भी डिनोट किया गया है. सो इट इज़ डिनोटेड बाय B और FB. So this FB have some properties. This buoyant force is directly proportional to volume. यानी कि लिक्विड या गैस या हम ये कह लें फ्लूइड का वॉल्यूम जितना ही ज़्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा buoyant फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. buoyant फोर्स डिपेंड करता है लिक्विड की डेंसिटी पर भी. लिक्विड की डेंसिटी जितना ही ज़्यादा होगी buoyant फोर्स भी उतना ही ज़्यादा होगा. थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है buoyant फोर्स डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी. जिस प्लेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना ज़्यादा होगी buoyant फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा. buoyant फोर्स इन्वर्सली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. इस केस में फ्लूइड का टेम्परेचर जितना ही ज़्यादा होगा buoyant फोर्स उतना ही कम होगा. तो इस तरह की डिपेंडेंसीज होती हैं. buoyant फोर्स वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ये बायंसी या buoyant फोर्स की बेसिस पर एक साइंटिस्ट हुए आर्किमिडीज. उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए जिसे लॉ ऑफ बायंसी या आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है. चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ बायंसी. आर्किमिडीज ने एक बहुत ही छोटा सा इंस्पेक्शन किया. इंस्पेक्शन ये किया कि जैसे उन्होंने लिक्विड ले लिया और लिक्विड में अलग अलग वेट के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स को डिप किया. बारी बारी से डिप किया तो उन्होंने ये देखा कि जो ऑब्जेक्ट है अपने वेट के बराबर के लिक्विड को डिस्प्लेस कर दे रहा है. अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है. और इस ऑब्जेक्ट पर अब थ्रस्ट फोर्स भी उतना ही लग रहा है जितने वेट के वाटर को वो डिस्प्लेस कर रहा है या जितने वेट के लिक्विड को वो डिस्प्लेस कर रहा है. और इसी प्रिंसिपल को उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल का नाम दे दिया. सो हम कह सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड wholly or partly in a fluid means liquid or gas, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by it. So according to Archimedes principle, when an object is immersed wholly or partly means थोड़ा हिस्सा या पूरा हिस्सा, wholly or partly in a fluid, fluid means liquid or gases,
experiences a buoyant force which is equal to the weight of the fluid. Displaced by it. When an object is immersed wholly or partly in a liquid, it displaced the fluid equal to its weight. And the next topic that was described was relative density. So relative density of an object or substance is nothing but the ratio of density of substance to the ratio of density of water. So it's a ratio, density of the substance to the density of water. यानी कि किसी भी सब्सटेंस के डेंसिटी को अगर हम वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो उसी क्वांटिटी को हम कहेंगे रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी. अब डेंसिटी को भी फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम. डेंसिटी को हम मास पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वाटर. ये भी डिफिनीशन हम एक दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड वॉल्यूम. रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि अगर हम डेंसिटी की यूनिट को डेंसिटी के यूनिट से डिवाइड करें तो ये यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाएगी. सो रिलेटिव डेंसिटी इज यूनिटलेस क्वांटिटी. Unitless. Relative density is unitless. Discuss about flotation. Flotation means swimming of object. Swimming of object कह सकते हैं flotation. And sinking of object. तो जो swimming and sinking का साइंस है that is called flotation. So now weight of the liquid displaced by its immersed portion is equal to or greater than its weight. Its weight. And this is called law of flotation. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने की कंडीशन है वो ये है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करें लिक्विड में तो जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो या तो इसके वेट के इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. और इसी लॉ को हम कहेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन. लॉ ऑफ फ्लोटेशन को हमने समझा. अब हम समझेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्ट का फ्लोटेशन मीन्स कब ऑब्जेक्ट स्विम करेगा और कब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा. फ्लोट करना मीन्स स्विम करना और सिंकिंग मीन्स डूब जाना. सिंकिंग मीन्स डूब जाना. तो कब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में डूब जाएगा और कब फ्लोट करेगा या स्विम करेगा
इसकी कंडीशंस को हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे. सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लोटेशन. डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम. मीन्स डेंसिटी तो इटसेल्फ एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो मास और वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड कर रही है, और ये एक मेजर रोल प्ले करती है ऑब्जेक्ट के फ्लोट करने के लिए या सिंक करने के लिए. तो इसमें तीन केसेस होते हैं. सपोज इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और लिक्विड. यहाँ पर यूजुअली हमने अपने सुविधा के लिए लिक्विड ही ले लिया. सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देन ऑब्जेक्ट विल सिंक. जब भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट विल सिंक, यानी कि ऑब्जेक्ट डूब जाएगा. सेकेंड जो केस है, इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट is equal to density of liquid, in this case object will float wholly immersed in liquid. wholly immersed in liquid. यानी कि फर्स्ट केस में क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट जो है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा थी तो ऑब्जेक्ट सिंक कर गया. सेकेंड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी इक्वल है, ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है. और फ्लोट कैसे कर रहा है, लिक्विड में कंप्लीटली इमर्ज होकर के. अब एक थर्ड केस ले लेते हैं. if density of object is less than density of liquid, यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमने चूज किया उसकी डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से कम हो, तो उस केस में ऑब्जेक्ट विल फ्लोट पार्टली इमर्स्ड इन लिक्विड. यानी कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ हिस्सा इमर्ज रहेगा हमारे लिक्विड के सरफेस के नीचे की तरफ और कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ, ऐसा केस होगा. तो ये थ्री केसेस हो गए डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड के रिलेशन के अकॉर्डिंग. ये थ्री केसेस हो गए कि ऑब्जेक्ट कब सिंक करेगा, कब होली इमर्ज्ड होकर के फ्लोट करेगा और कब फ्लोट करेगा पार्टली. तो इन तीनों केसेस को हमें हमेशा माइंड में सेट रखना है. वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं जिसकी बेसिस पे हम फ्लोटेशन को समझेंगे. सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं. शिप मेड ऑफ आयरन फ्लोट्स while piece of iron sinks. पीस ऑफ आयरन सिंक्स. ऐसा इसलिए होता है कि शिप में जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं. और मास पर यूनिट वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम को बढ़ा दे तो डेंसिटी कम हो जाएगी. और जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कम हो जाएगी तो हमारा ये केस आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. इसलिए मेड ऑफ आयरन फ्लोट ड्यू टू द लार्जर वॉल्यूम एंड पीस ऑफ आयरन सिंक्स ड्यू टू द लेसर वॉल्यूम.
बिकॉज डेंसिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम आल्सो, डेंसिटी डिपेंड ऑन वॉल्यूम आल्सो। जैसे कि यहाँ पे पीस ऑफ आयरन का वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ जाएगी, पीस ऑफ आयरन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से वह सिंक कर जाएगा। लेकिन सिप है तो सिप में हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है। लिक्विड तो सिप के लिए भी सेम है और पीस ऑफ आयरन के लिए भी सेम है, बट सिप फ्लोट कर रहा है और आयरन सिंक कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिप इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ पीस ऑफ आयरन, और वॉल्यूम डिपेंड करता है डेंसिटी पे। वॉल्यूम ऑफ सिप इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ आयरन। सेकेंड एग्जांपल, सबमरीन्स के वॉल्यूम को कंट्रैक्ट करके या एक्सपेंड करके हम जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर लेते हैं, फ्लोट भी करा सकते हैं और सिंक भी करा सकते हैं। सो सबमरीन्स फ्लोट्स आर सिंक एज डिजायर्ड। दिस इज द अनदर एग्जांपल of flotation, and there are so many examples you should study from your textbooks also. So that's all in gravitation and flotation. Remaining topic we will discuss through the problem solving sessions. Remaining topics we will discuss through the problem solving session. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। जैसा कि हर एक क्वालिटी चैनल की रिक्वायरमेंट होती है कि उसके सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर अच्छे हों और सब्सक्राइबर उस चैनल के मटेरियल में इन्वॉल्व हो। तो अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके फीडबैक से ही हम आगे आने वाले वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाएंगे। वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे कि बाकी लोगों को भी इस चैनल का कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।